अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है 6 वाली सारे के सारे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसके सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं हम वो सोल्व करेंगे और लास्ट में फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी बाकायदा समझाकर सोल्व करके दूंगा। और अगर आप इसके नोट्स लेना चाह रहे हैं जो भी हम सोल्व करेंगे उसके नोट्स इवन के न्यूमेरिकल्स के भी नोट जो फिजिक्स के इस चैनल पर अपलोडेड है, ये सारे नोट्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसके अंदर हम उसके लिंक को पिन कर देंगे, लेकिन अभी ये इन नोट्सों पे काम हो रहा है। जैसे ये सारे इकट्ठे होंगे तो तब इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो पहले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कहीं पर भी इशू आता है तो आपने ज़रूर कमेंट करना है और वीडियो अगर पसंद आती है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। आपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें वेक्टर ए बी मालूम करना पड़ेगा, फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर पाएंगे। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। वेक्टर ए बी हमारे पास इस तरीके से आएगा। आप लिखेंगे जी ए बी और ये वेक्टर। अब ये कैसे आएगा कि आपने इनके एक्स और इन्हीं के वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर देना है। अब कैसे करना है, जैसे पहले यहाँ पे b है ना, तो b के x में से आपने a का x माइनस करना है। अब b में x की वैल्यू होती है -12। अब इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, a का x था 7। अब ये चूंकि x वाली वैल्यू है तो साथ में क्या आएगा, i आएगा, क्या, क्योंकि जो i है वो x एक्सिस के लिए यूज किया जाता है। प्लस फिर आपने क्या करना है, b के y में से a के y को माइनस कर देना है। अब b का y 0 है, इसमें से माइनस करना है a का y 7 था, साथ में आ जाएगा j। फर्दर आप देखिए दोनों के साथ माइनस है होंगे प्लस, लामत माइनस रहेगी तो माइनस के 19 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा -7। बाहर प्लस है, प्लस माइनस -7 j बच जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास वेक्टर ए बी। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना होता है कि इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का स्केल लेना होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, एक्स के प्लस वाई स्केयर। तो ये करने से क्या आ जाएगा, आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड के लिए सीधी लाइनें लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की जगह पर यहाँ पर है माइनस के 19, आई वाली वैल्यू एक्स होती है तो माइनस के 19 का स्केयर आ गया। प्लस वाई वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस के 7, तो वाई की जगह पे -7 आ गया। इनके स्केयर ओपन कर लेते हैं। तो 19 का जब हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आता है 361। और ये देखिए माइनस का स्केयर हो जाएगा प्लस और 7 का स्केयर हो जाएगा 49। इनको आप ऐड करेंगे तो 410 आ जाएगा आंसर, 410। इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। ये रहा इसका पार्ट 2। इसमें भी सेम वही काम करना है कि पहले हमें ए बी वाला वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सेम इस तरीके से। तो पहले हम अपना वेक्टर ए और बी मालूम कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, वेक्टर ए और बी हमने मालूम करना है। तरीकेकार क्या है कि आप b के x में से a का x माइनस करेंगे। b का x यहाँ पे 2 है, माइनस a में x की वैल्यू 9 है, साथ में आ गया i, प्लस b का y जो था वो 11 है, इसमें से माइनस करेंगे a के y की वैल्यू वो 3 थी, अब y की वैल्यू है तो साथ में j आएगा। इनको आप माइनस करें तो माइनस के 7 i आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा। इस तरीके से वेक्टर ए भी आ गया। अब बारी है इनकी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले मैग्नीट्यूड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि वेक्टर ए बी की जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपको इसका एक्स का स्केयर लेना है प्लस वाई का स्केयर लेना है। अब इसमें एक्स की वैल्यू कौन सी होती है, जो आई के साथ है, वो है -7, तो -7 का स्केयर आ गया, प्लस वाई की वैल्यू जो जे के साथ है वो 8 है तो 8 का स्केयर आ जाएगा। अब इनका स्केयर ओपन करते हैं। माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, प्लस 8 का स्केयर 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर दें आप।
113 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली और यही आपका जवाब था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपने वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको सबसे पहले तो अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। तो हम तो पहले अपने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए तो पहले हम अपना वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर है हमारे पास के वेक्टर ए इज इक्वल टू 5/3 आई प्लस 1/3 जे। अब मैं इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। यहाँ पे करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है हमने एक्स और वाई वाली वैल्यूज का स्केयर लेना होता है। एक्स वाली वैल्यू है 5/3 तो 5/3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई वाली वैल्यू है 1/3 तो 1/3 का स्केयर आएगा, इज इक्वल टू, आगे सोल्व करते हैं इसके। देखिए 5 का स्केयर हो जाएगा 25, नीचे है 3 का स्केयर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर 1 का स्केयर 1 रहेगा और 3 का स्केयर इधर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों के नीचे 9 है ना, तो इनका एलसीएम हम लेंगे। जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो वही एलसीएम आ जाता है। तो दोनों का एलसीएम फिर 9 आ जाएगा, दोनों के नीचे 9 है। अब 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर से बच गया 25, प्लस 9 से 9 कैंसिल तो बच गया 1। अब इनको आप जमा कर लें तो 25 जमा 1 26 हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 9। अब इनका अंडर रूट ले लें आप। 26 का तो अंडर रूट आपके पास पॉइंट्स में आएगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दें 26 ही, डिवाइडेड बाय 9 का अंडर रूट आप लेंगे तो वो 3 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए की आ गई है मैग्नीट्यूड। अब आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपना यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। यूनिट वेक्टर आता कैसे है, इस तरह ऊपर कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे आता है कि आपने अपने वेक्टर ए को डिवाइड करना होता है अपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के साथ, इस तरीके से। अब वेक्टर ए हमारे पास क्या था, ये था, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसी की मैग्नीट्यूड के साथ। तो करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें तो ऊपर ए है, वेक्टर ए लिख लेता हूँ, वो है मेरे पास 5/3 एंड 1/3, 5/3 आई प्लस 1/3 जे। ये मैंने लिख लिया वेक्टर ए। अब मुझे इसे डिवाइड करना है ना, किसके साथ डिवाइड करना है, इस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय कौन सी वैल्यू है, अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ज़रा आसानी से लिख पाएंगे आप, वरना आपको नीचे ये लगा के और फिर लिखना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डिवाइड ही करना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने का फ़ायदा भी है, एक तो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, और अगला स्टेप जो हम करने लगे हैं वो भी आपके लिए आसान रहेगा। ये जो डिवाइड है आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 26 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 26 नीचे आ गया। अब ये सारी वैल्यू हर एक के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से कि 5 डिवाइडेड बाय 3, ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 के साथ, साथ में आई है तो आई आ जाएगा, प्लस अब ये जो 1/3 था ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 26 के साथ, 3 अंडर रूट 26 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो गया, साथ में आ गया जे। अब ऊपर नीचे जो सेम वैल्यूज है वो तो कट जाएंगी, 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, तो फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो ये बचेगा। ऊपर बच गया था 5 और नीचे बच गया था सिर्फ अंडर रूट 26, साथ में आ जाएगा आई, प्लस यहाँ पर भी देखिए ऊपर नीचे कटिंग होगी तो बच गया सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय नीचे बच गया अंडर रूट 26 और साथ में आ गया जी जे आ गया। इस तरीके से आपके पास आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें।
इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट होता है और अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है कि इफ अगर आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है तो आपने क्या करना है, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो आपने ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें ए बी सी की जगह उनके वेक्टर्स लिख देंगे और इनको प्लस माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहले मैं अपना जो गिवन वेक्टर है वो लिख लेता हूँ, वो है जी 5b माइनस के ए और प्लस के सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि 5 है, 5 तो एज इट इज रहेगा। 5 क्या के बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस के जे। आगे है माइनस, फिर ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस जे, 2i माइनस के जे। उसके बाद प्लस सी है तो सी की वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी की वैल्यू है जी 4i प्लस के जे। अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 था 15, साथ में आई आ गया, प्लस इसे नीचे करके लिख लेते हैं। तो 5 3 था 15, साथ में आ गया आई, प्लस 5 जे से मल्टीप्लाई होगा तो 5j हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाके अलामतें बदल देगा तो माइनस के 2i हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलामतों को सिंपल ऐसे ही हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4i प्लस के जे। अब आई वाली और जे वाली आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ये है आई वाली, एक ये है और एक ये है। तो 15 में से -2 होगा, 15 में से 2 जाएंगे तो 13 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बच गया 9i। अब जे वाली वैल्यूज को देख लें, एक ये है और एक ये है और एक ये है, सारी प्लस में है ना। तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7j हो गया, प्लस के 7j। आई वाली में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस था लेकिन 4 के साथ प्लस था। तो 15 में से 2 को निकालेंगे तो बच जाएगा 13, 13 में 4 जमा करेंगे तो वो 17 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 17 आएगा, 17i प्लस 7j। तो और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये इसका पार्ट 1 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 2 है। इसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं हम। ये लिख लिया। अब इसमें जहाँ पर ए है वहाँ पर ए की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले 8 है, 8 एज इट इज। अब ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है उन्होंने 2 माइनस 1j, मतलब कि 2i माइनस जे। ए की वैल्यू आ गई, प्लस फिर बी है तो बी की वैल्यू वो भी देख लेते हैं जी 3 और जे है 3i प्लस जे। आ गया +5, देन +5 हम भी लगाएंगे। सी है और अब सी की वैल्यू देख लेते हैं, वो है जी 4 + j, 4 + j, 4i + j। अब इनके ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके बाहर 8 है, 8 अंदर जाके होगा मल्टीप्लाई। तो 8 2 द 16, साथ में आ गया i माइनस 8j से मल्टीप्लाई होगा तो 8j हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट के बाद सिर्फ प्लस है तो सिंपल ओपन कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, प्लस कोई फर्क नहीं डालता, माइनस होता तो लामते बदल देते। अब यहाँ पे 5 है, 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 द 20, साथ में आ गया i और 5j से मल्टीप्लाई हो गया 5j हो जाएगा। अब इसमें i वाली वैल्यूज देखें तो वो 16 आई है और ये 16, ये वाला 3 और ये वाला 20, तीनों के तीनों प्लस में है। तो 20 और 16 ऐड होंगे तो 36, 36 में 3 जमा करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39, साथ में आ गया आई। जे वाली देखें तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो -8 है, -8 में से +1 निकालेंगे तो -7, -7 में से +5 को निकालेंगे तो -2 बच जाएगा। तो -2 साथ में आ जाएगा जे। और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके हैं, बहुत सिंपल है। तो ये इसका पार्ट 2 था। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है c प्लस बी माइनस 4a, तो वही हमने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो c की वैल्यू थी हमारे पास, देख लेते हैं क्या थी। c की थी 4i प्लस j, तो c की जगह पर आ गया 4i प्लस j। आगे है b की वैल्यू थी 3i प्लस j और -4। आगे a है तो a की वैल्यू एक बार कंफर्म कर लेते हैं देखकर। a की वैल्यू है 2i माइनस j माइनस के j। अब इनको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4i एज इट इज प्लस के j, यहाँ पर भी प्लस 3i आ जाएगा और प्लस के j आ जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई होगा, -4 टू द 8i माइनस माइनस प्लस और 4j बच जाएगा। अब आई वाली वैल्यूज को देखें, एक 4 के साथ है, 3 के साथ है और 8 के साथ है। 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 में से 8 माइनस होगा तो -1 बच जाएगा, मतलब सिंपल माइनस आई बच गया। उसके बाद जे वाली देखें, 1 2 और ये 3 है, तीनों ही जमा में है, जमा कर देते 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो प्लस के 6 जे आ जाएगा आपके पास। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, उसका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। यही आपका जवाब है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ चुका होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन के अंदर जो मौजूद है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं कि इस वाली साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो i वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और j वाली वैल्यूज को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके लिए तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ से 2x i एज इट इज प्लस y j एज इट इज, इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा माइनस के आई प्लस माइनस माइनस आई आ जाएगा प्लस आगे वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 1/4 आई और माइनस के 8 जे। अब यहाँ पे जो आई वाली वैल्यूज है ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं। आई वाली वैल्यूज को कैसे इकट्ठा करूंगा, उनमें से आई को कॉमन लेके, जैसे एक ये है और एक ये है, दोनों में से मैं आई को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पहले इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। इनको इकट्ठा कर लिया मैंने, ये अब जे वाली इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस वाई जे और ये वाला प्लस 5j इज इक्वल 1/4 आई माइनस के 8 जे। अब इनमें से आप आई को कॉमन ले लें, तो अगर मैं आई कॉमन लेता हूं तो इस तरीके से मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 2x माइनस आई तो कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अब आई को मैंने जो कॉमन लिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस इन दोनों में से भी मैं जे को कॉमन ले लेता हूँ, ये जे कॉमन ले लिया, जे बाहर निकल जाएगा तो बचेगा y प्लस यहाँ से भी जे निकल जाएगा तो 5 बच जाएगा। इस तरीके से आ गया मेरे पास, ये इज इक्वल में यहाँ था 1/4 आई और माइनस के 8j। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, आई वाली वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी, जे वाली जे के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर आई के साथ लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो ये किसके बराबर आएगा, जो इक्वल के इधर आई के साथ है वो है 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। जे वाली वैल्यू है यहाँ पे y प्लस 5, ये किसके बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पर जे के साथ है वो है माइनस के 8। अब बस इनको सोल्व करना है, x की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के साथ, यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 4 टू द 8x माइनस 4 1 द 4 इज इक्वल टू 1। ये -4 है, इधर आके हो जाएगा +4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू को निकालते हैं इस साइड पे। यहाँ से देखिए 5 प्लस का था, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -8 तो पहले था उधर, 5 इधर आके माइनस हो गया, दोनों माइनस में है तो अलामत माइनस रहेगी, होंगे जमा, 5 और 8 जमा हो गए 13 हो जाएंगे।
13। तो इस तरीके से आपने y की वैल्यू भी निकाली और नीचे आपने x की भी निकाल ली थी वैल्यू। तो काफ़ी सिंपल था, उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप इसे शेयर भी कर दें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं 6 की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है आपके सामने, वो कहता है जी प्लॉट ए बी सी। क्या आपने इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है, ग्राफ के ऊपर बनाना है टू फॉर्म अ ट्राइंगल। इनको मिला के आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। आगे वो कहता है आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश। मतलब कि आपने अपनी इस ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल में ट्रांसलेट करना है। अब इसके अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर उसने आपको दे दिया हुआ, ये काम कैसे करना है सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज कि ट्राइंगल ए बी सी के तो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये उसने खुद दिए हुए हैं ए बी और सी। लेकिन हमने जो नई ट्राइंगल बनानी है, जो ट्रांसलेशन ट्राइंगल होगी ये वाली, इसके जो तीनों पॉइंट्स है ए डैश बी डैश और सी डैश, ये हमें नहीं पता। तो पहले हम इसे मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों को हम ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। अब ये कैसे मालूम करेंगे, पहले मैं अपनी इस ट्राइंगल का ए वाला जो वर्टेक्स है वो फाइंड कर लेता हूँ, ए डैश। तो मैं लिखता हूँ न्यू वर्टेक्स ए डैश। वो कैसे आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि ये जो ए वाला उन्होंने आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, इसके अंदर आपने अपना जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो जमा कर देना है। तो आपके पास जो न्यू वेक्टर है या जो न्यू वर्टेक्स है वो आ जाएगा। तो पॉइंट ए जो है इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, -5 है तो -5 आप लिखेंगे, साथ में लिखेंगे आप आई, क्योंकि पहला पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूज करते हैं। और दूसरे वाला वाई एक्सिस के अलोंग है +3, तो आप लिखेंगे +3। वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए इसके साथ जे आएगा, जे वाई एक्सिस के लिए आता है। या आपने ए लिख दिया। अब इसके अंदर आपने क्या जमा करना है, अपना ये ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड करना है, जमा करना है। तो प्लस ये वाला ट्रांसलेशन वेक्टर 5i -2 j। अब इस इनको ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर है। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, बस हमने ब्रैकेट को ओपन करके लिखना है। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये था ताकि आपको ये वैल्यूज ज़रा अलग अलग वादा नज़र आती जाए कि हमने किया गया। तो ए के अंदर हमने जमा कर दिया था अपना ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इसके अंदर जो आई वाली वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, ए का -5 और ए का +5। तो प्लस माइनस माइनस होकर 0 बचेगा, तो 0 साथ में आ जाएगा आई। और जे वाली वैल्यूज में देखें ये +3 और ये वाला +2 जमा होकर 5j हो जाएगा। 3 + 2 5, साथ में आ जाएगा जे। आप इसे पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 और 5, ठीक है। आई और जे नहीं साथ में आएगा पॉइंट की फॉर्म में। तो ये आपके पास आपका न्यू वर्टेक्स जो था ए डैश वो आ चुका है। इसी तरीके से हम अपना जो सेकंड वर्टेक्स है बी डैश वो फाइंड करते हैं। तो वो भी हमने लिख लिया न्यू वर्टेक्स बी डैश। उसके लिए हम बी के अंदर अपना ट्रांसलेशन वेक्टर जमा करेंगे। बी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले -2 है तो -2, साथ में आ जाएगा आई। और फिर 3 है तो +3, साथ में आ जाएगा जे। ये बी वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें जमा करना हमने ट्रांसलेशन वेक्टर, वो है 5i और -2j। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम। तो -2i एज इट इज, +3j, +5i और -2j। पहले आई वाली वैल्यूज देखें, ये -2i है, ये +5i है। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3i आ गया। अब जे वाली वैल्यूज को देख लें, ये +3j है, ये -2j है। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1j बचेगा, तो +1j बच गया। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे हम 3 और 1 ले। ये आ गया आपके पास वर्टेक्स बी डैश। अब इसी तरीके से वर्टेक्स हम अपना सी डैश फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सी के अंदर अपना ट्रांसलेशन वेक्टर जमा करना है। सी था -4 और 5, वेक्टर फॉर्म में ऐसे होगा -4i और +5j। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। इसके अंदर जमा करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, वो था 5i -2j। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो -4i +5j, देन +5i
और माइनस के 2j। तो पहले आई वाली वैल्यूज को आप देख लें, माइनस के 4i और प्लस के 5i, तो 5 में से 4 जाएंगे तो एक आई बच जाएगा, सिंपल हम आई लिख देंगे। और जे वाली में देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो 3j बचेगा, तो 3j बच गया। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो आई का 1 आ गया और जे के साथ 3 था तो 3 आ गया। ले ये पॉइंट की फॉर्म में आ गए। अब चूंकि तीनों वर्टेक्स आ चुके हैं हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स के, इसके भी मौजूद है, अब इसके भी मौजूद है। अब बारी है इनको हमें ग्राफ के ऊपर ड्रा करने की। इनके लिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो नीचे हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर हम अपने सारे पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला पॉइंट था ए, -5 और 3 था, तो -5 और 3, -5 यहाँ पर है, ये यहाँ से सीधी लाइन, और 3 हमारे पास ये रहा, 3 से सीधी लाइन, ये दोनों मिल गए यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इन लाइनों को आप रिमूव कर सकते हैं और इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट के नाम भी लिख देते हैं। जैसे ये पॉइंट ए था, क्या था, -5 और 3। चले नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी बी। बी है -2 और 3, -2 और 3, ये रहा -2, यहाँ से सीधी लाइन, और ये रहा 3, यहाँ से सीधी लाइन। तो ये पॉइंट एक और आ गया हमारे पास। इस पे भी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं कि ये पॉइंट बी है हमारे पास, और कोऑर्डिनेट्स थे इसके -2 और 3। चलें, बी भी हो गया। अब सी की बारी है जी, वो है -4 और 5, -4 और 5, ये रहा -4 और ये रहा 5, ये दोनों मिल गए, वहां पे हमारे पास आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये रहा हमारा पॉइंट, इसको रिमूव करते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये था पॉइंट सी, सी था जी -4 और 5। अब इनको मिला देते हैं, तो ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, और ये इसके साथ मिल गया। तो ये हमारे पास हमारी ट्राइंगल बन गई जो उसने कहा था। अब हमने इसी के ऊपर अपनी ट्रांसलेटेड ट्राइंगल भी बनानी है, मतलब वो वाली ट्राइंगल जो ए डैश, बी डैश और सी डैश से मिलकर बनेगी। तो पहले ए डैश की बारी है, वो है 0 और 5। एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, उसे हम छोड़ दें। वाई क्या है, 5 है, वाई की वैल्यू 5 देखते हैं कहाँ पे है। तो वाई की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, एक मिस्टेक मुझे नज़र आ गई यहाँ पर, चलें टाइम पर ही पता चल गया। ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा ना, ब्रैकेट सिंपल ओपन किया, प्लस अलामतें बदलता नहीं है, तो लिहाजा ये माइनस रहेगा। तो 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, सिंपल जे ही लिखेंगे, 1 की जगह 1 नहीं लिखेंगे तो वो जे आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास क्या आएगा, 0 और 1। 0 तो खत्म हो गया, y की वैल्यू 1 देखते हैं कहाँ पे, 1 यहाँ पर है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, बेसिकली पॉइंट क्या है, 1 है। तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है ये। अब यहाँ पर हमें अपने इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक ये था a डैश, इसके कोऑर्डिनेट थे x तो 0 हो गया और y की वैल्यू थी 1। अब ठीक है, अब जैसे हमने a डैश किया, अब हम इसी तरीके से b डैश की तरफ चलते हैं। b डैश था 3 और 1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 3 है, ये रही 3, और y की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पर था, ये रहा, ये मिल गए। तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। इधर भी हम अपने कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसके, b डैश के, b डैश x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 1 थी। अब बारी है सी डैश की। तो सी डैश आया था हमारे पास 1 और 3, ये रहा 1 और 3, 1 ये रहा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये मिल गया हमारे पास यहाँ पर। तो एक पॉइंट आ गया ये वाला, इनको रिमूव करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसके। ये था हमारे पास सी डैश 1 और 3। अब इनको मिला देते हैं, यहाँ से एक इधर आ गई लाइन, एक इधर आ गई और एक ये वाली आ गई।
तो इस तरीके से देखें कि आपने अपनी ट्राइंगल को ट्रांसलेट कर लिया। अब इनके जो वर्टिसेस हैं उनको भी मिला देता हूँ मैं, सी के साथ सी को मिला देता हूँ, ये रहा सी, तो सी के साथ मैं इस सी को मिला देता हूँ। अब मैं बी के साथ बी को मिला देता हूँ, ये रहा बी, तो बी के साथ हम मिला देते हैं बी को। ए बच गया, ए के साथ ए को मिला देते हैं, ये रहा ए, तो ए के साथ अब हम ए को मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो मुकम्मल तौर पे बन गया, दोनों ट्राइंगल्स बन गई और ये कैसे एक दूसरे को ट्रांसलेट करके बनी है ये भी आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अपने इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर ले ताकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्लियर आए। नहीं जी, चलें जी, कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आती है तब भी कमेंट करें, फिर दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को ताकि उनको भी ये आसानी पैदा करे उनके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है यूज वेक्टर टू शो डैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपने वेक्टर की मदद से ये साबित करना है कि ये क्या एक पैरेललोग्राम है। वेयर द पॉइंट्स आर ए बी सी डी, आपको चारों पॉइंट्स उसने आपको दे दिया। तो मान ली ये वो पैरेललोग्राम है, ये इसका पॉइंट ए आ गया, ये बी है, ये सी इसे कह दें और इसे डी कह दें। हमें ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है वेक्टर्स की मदद से। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, तो मतलब ये ए बी वाली साइड और सी और डी वाली साइड ये दोनों बराबर होंगे, तो दोनों की वेक्टर फॉर्म भी इस तरह की होगी। इसी तरीके से बी और सी भी आपस में बराबर होती हैं, तो बी सी अगर ऐसे है तो ए डी भी ऐसे होगा, आमने सामने वाली बराबर होंगी। अब वेक्टर की मदद से हम यही चीज साबित करेंगे, हम बेसिकली ये वाले वेक्टर फाइंड करेंगे, ये चारों वेक्टर फाइंड करेंगे। और अगर तो आमने सामने वाले वेक्टर बराबर आ गए तो मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पहले तो मैं अपने पॉइंट्स लिख लेता हूँ जो उन्होंने मुझे दिए थे, ए बी सी डी, चारों पॉइंट हमने लिख लिए। तो सबसे पहला जो वेक्टर मैं फाइंड करूंगा वो मैं ये वाला फाइंड कर लेता हूँ, ए से बी। तो मैं वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ ए बी, ए बी वेक्टर। अब ये कैसे आएगा, मैं बी में से ए को माइनस करूंगा, ये ध्यान में रखें। अब बी में से ए को कैसे माइनस करना, देखें ये बी है ना, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 6 और ए का क्या था 2 है। तो 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो बी के एक्स में से ए का एक्स मैं माइनस कर दूंगा, तो 6 माइनस 2। अब चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो साथ में आई आएगा। इसी तरीके से मैं बी के वाई में से ए का वाई माइनस करूंगा, बी का वाई 3 था माइनस ए का वाई भी 3 था, दोनों को माइनस कर दिया, चूंकि ये y कॉम्पोनेंट थे इसलिए साथ में j आएगा। आगे देखिए 6 माइनस 2 करेंगे तो बच जाएगा 4, साथ में आ गया i, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, प्लस के 0 साथ में आ गया j। ये मेरे पास वेक्टर ए बी आ गया। अब मैं इसके सामने वाला वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, वो है डी सी। डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, डी सी ही लिखेंगे आप, डी सी। अब डी सी है तो मतलब मैंने सी में से डी को माइनस करना, ये ध्यान में रखें। तो सी का एक्स कंपोनेंट 7 था माइनस डी का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 3 है, तो 7 माइनस 3 हो गया। चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो साथ में आई आएगा, प्लस अब सी का वाई कंपोनेंट 6 है और डी का वाई कंपोनेंट भी 6 है, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट की वजह से जे आ गया। अब 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए आमने सामने वाले दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इनकी भी बारी है, बी और सी कर लेते हैं फाइंड, बी सी। ये कैसे होगा कि सी में से मैं बी को माइनस करूंगा, और सी का जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट है वो 7 है माइनस बी का एक्स कंपोनेंट 6 है। ये एक्स वाले माइनस हुए हैं तो आई आएगा। अब वाई वाले माइनस करते हैं, सी का वाई 6 है और बी का वाई 3 है, तो 6 माइनस 3 हो गया। 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपल आप आई लिख लें 1 की जगह पे, और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जे आ गया। अब ये मेरे पास आ गया बी सी। अब इसके सामने वाला है ए और डी, ये भी फाइंड कर लेता हूँ, ए डी। अब मैं ए डी था तो ए डी लिखेंगे, हमने बी लिख लिया यहाँ पर, ए डी।
अब क्या करना है कि डी में से आपने ए को माइनस करना है, तो डी में से ए को माइनस करते हैं। डी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास 3 है, माइनस ए का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 2 है, साथ में आ गया आई, प्लस डी का वाई कंपोनेंट 6 था, माइनस ए का वाई कंपोनेंट 3 था, साथ में आ गया जे। अब देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, सिंस जैसा कि ए बी, ये वाला ए बी और डी सी आपस में बराबर थे, सिंस ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ गया, डी सी के। बराबर होने का मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं या बराबर हैं, बी सी पैरेलल आ गया ए और डी के। चूंकि ये दोनों आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं तो लिहाजा ये ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सो ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। आपने वेक्टर्स की मदद से ये बताना है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है, वेयर पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स। अब ए बी सी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उसने आपको बता दिए हुए हैं, तो वो हमने लिख भी लिए उसके अकॉर्डिंगली। पहले वाला ये था, ये बी था और ये सी था, उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे लिख लिया। हमें ये साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ऐसी ट्राइंगल बनाते हैं जो कि आइसोसेल है। आइसोसेल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर हो। तो मान लें कि ये पॉइंट्स इस ट्राइंगल के कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी हो गया, ठीक है, इस तरीके से है। अब हमने ये साबित करना है कि इसकी कोई दो साइडें आपस में बराबर है। तो अब कैसे बराबर होंगी, हमें उसके लिए हर एक साइड की मैग्नीट्यूड फाइंड करने की पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी। तीनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फिर पता चलेगा ये दोनों कोई दो साइडें आपस में बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं, चाहे पहले आप ए सी कर लें या सी ए कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साबित करना हो ना, तब डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब आपने मैग्नीट्यूड से साबित करना, फिर डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं होती। और इसको वेक्टर की मदद से क्यों नहीं कर सकते हम, उसकी रीजन ये है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है ना। वेक्टर की मदद से तब करते जब डायरेक्शन सेम होती, तो हम क्या देते जी, डायरेक्शन सेम है, आमने सामने है तो पैरेलल है, या वेक्टर सेम सेम आ जाते तो हम कहते हैं जी ये बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो किसी की भी एक दूसरे के सामने नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो आप डायरेक्शन बनाएं या ना बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इन तीनों साइडों की पहले लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। लेंथ के लिए पहले मैं 3 वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैं वेक्टर ए और सी मालूम कर लेता हूँ, ए से सी की तरफ, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर ए सी। अब वो कैसे आएगा, सी में से ए को माइनस करना है, तो सी का जो एक्स है उसमें से ए का एक्स माइनस करें। सी का एक्स हमारे पास 7 है, माइनस ए का एक्स हमारे पास 1 है, साथ में आ गया आई, प्लस सी का वाई 2 है, माइनस ए का वाई भी 2 था, साथ में आ गया जे, क्योंकि वाई थे ये। 7 माइनस 6 किया तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0, साथ में आ गया जे। ये आ गया ए से सी। अब आप सी से बी अगला वेक्टर फाइंड कर लें, सी बी। अब बी में से आपने सी को माइनस करना है, तो बी का जो एक्स था वो 4 है, माइनस सी का एक्स था 7, प्लस बी का जो y है हमारे पास, बी का जो y था वो 6 था, माइनस करेंगे सी के y, सी का y था 2, साथ में आ गया जे। 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, बड़ी के साथ माइनस है, इनको माइनस करेंगे तो प्लस के 4 जे आ जाएगा। ये आ गया सी और बी। अब बारी है ए बी की।
ए और बी भी फाइंड करते हैं अब हम, ए बी। तो बी में से ए माइनस करेंगे, बी का एक्स है 4 माइनस करेंगे ए का एक्स, ए का एक्स है 1, साथ में आ गया आई, प्लस बी का वाई 6 था माइनस ए का वाई 2 है, को माइनस किया तो जे आ गया। अब 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आई, इनको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के 4 जे, ये तीनों आगे हमारे पास वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। नाउ पहले मैं वेक्टर ए और सी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। ए सी की मैग्नीट्यूड कैसे आती है, पहले सीधी लाइनों में लिखेंगे इसे, और इसके एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स है उनका हम स्केयर ले लेंगे। जैसे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो 0 का स्केयर आ जाएगा। तो 6 का स्केयर तो होगा 36, 0 का स्केयर 0, जमा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 ही वापस आ जाएगा, और 36 का अंडर रूट हमारे पास 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब आ रही है सी बी की, सी और बी की अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब हम सेम मेथड है, इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम पकड़ेंगे। तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 था, तो -3 का स्केयर आ गया, प्लस वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 था तो 4 का स्केयर आ गया। देखिए माइनस का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, इनको आप जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बारी है नेक्स्ट वेक्टर की, वो था ए बी। अब ए बी की हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 का स्केयर आएगा, प्लस वाई कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 का स्केयर आ जाएगा। आगे देखिए 3 का जो स्केयर है वो हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 का स्केयर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्केयर 16, इनको भी जमा करेंगे तो 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज हमारी बराबर आ गई है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती वो है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती। तो दो साइडें बराबर आ चुकी हैं, इसलिए हम अब लिख देते हैं यहाँ पर। उसी बात को हमने लिख दिया कि ए बी की सी बी की जो मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, ए बी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो लिहाजा ये क्या हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, समझ आती है तब भी कमेंट करके बताएं हमें। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। कि एक बॉल है, आपने उसे इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। आपने सिर्फ ये बताना है कि इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है, मतलब वेलोसिटी कितनी है, आपने सिंपल ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने अपने जो वेलोसिटी वाला वेक्टर था जो उन्होंने दिया था वो लिख लिया। हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। किसी की भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो सिंपल तरीका है, आपने उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का स्केयर लेके जमा कर देना होता है अंडर रूट के अंदर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो 6 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई कोऑर्डिनेट 8 है तो 8 का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्केयर 36 होता है, प्लस 8 का स्केयर 64 होता है। इनको जमा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का अंडर रूट होता है हमारे पास 10। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। तो बहुत आसान था, उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, और मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। एक जहाज है जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। मान ले कि वो एरोप्लेन यहाँ से इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी हवा में जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। तो एयरक्राफ्ट की स्पीड है, तो इसमें इसे मैं कह देता हूँ वी ए, मतलब एयरक्राफ्ट की स्पीड वो है 200।
अच्छा, आगे वो कहता है देर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो मूव कर रहा था ईस्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ पे था ईस्ट, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मौजूद होगा, नॉर्थ मौजूद होगा, और इस डायरेक्शन में क्या मूव कर रही है, हमारी हवा मूव कर रही है। और ये चूंकि हवा की स्पीड है, एयर स्पीड है या विंड स्पीड है, तो इसलिए इसे मैं वी डब्ल्यू कह देता हूँ, विंड की स्पीड, और वो उन्होंने बताई है वो 60 है। तो इस तरीके से आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो हवा है वो मूव कर रही है, विंड जो है वो मूव कर रही है 60 की स्पीड से। आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपने इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी है और फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, हेड टू टेल रूल आप जानते हैं, एक वेक्टर ये उसकी उसके साथ दूसरा वेक्टर जुड़ा होता है, रिजल्ट कैसे आता है, पहले की टेल को आखिर के हेड के साथ जोड़ दें, तो इस तरीके से आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, दोनों को जमा करके, इसे मैं सिंपल v कह देता हूँ। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दोनों को जमा करके आ जाएगा। पहले तो मैं अपने गिवन वेक्टर लिख लेता हूँ। पहले वाला था एयरक्राफ्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे वी ए कह दिया, वो है 200 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वेक्टर है विंड ब्लोइंग स्पीड, विंड की स्पीड है कि विंड कितनी स्पीड से मूव कर रही है, और उसे वी डब्ल्यू कह देते हैं, और वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बारी है इनके रिजल्टेंट की, उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी रिजल्टेंट वेलोसिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एयरक्राफ्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो लिहाजा हमें इसके साथ आई लगाएंगे। आई इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो साथ में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो साथ में आ जाएगा जे, जिससे ये बात क्लियर रहेगी कि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनके साथ ये जो कि वेक्टर्स होता है यूनिट वेक्टर से हम कहते हैं, तो साथ में लाइन आएगी। चलें, अब आते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी पे। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, दोनों को जमा करके। तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, v इज इक्वल टू, पहले मैं वेक्टर जमा करूंगा वी ए जमा वेक्टर वेलोसिटी का वेक्टर वी डब्ल्यू। ये वेक्टर है तो नीचे लाइन आएगी, इधर भी आएगी। अब इनको जमा कर लेते हैं। वेक्टर v बराबर है, वी ए की वैल्यू थी 200, साथ में आई, प्लस वी डब्ल्यू की वैल्यू थी 60, साथ में आ गया जे। तो ये आपके पास आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब अगला काम है कि हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग देंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, पहले तो सीधी लाइनें लगाते हैं, फिर हम उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स का स्केयर लेके जमा करते हैं। जैसे एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 200 है, तो 200 का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई कंपोनेंट में 60 है तो 60 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर ओपन करते हैं जी, तो 200 का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000, ठीक है, प्लस 60 का हम स्केयर लेते हैं तो 3600 आ जाएगा, 3600, दोनों को करते हैं जमा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,3600। ये जीरो नहीं आएगा बीच में, इस तरीके से 43600 ये आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेके देखते हैं। तो अंडर रूट लेने के बाद जवाब आता है जी 208.8। इस तरीके से आपके पास आपके जो वेलोसिटी का वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब इसके साथ मैं जो यूनिट यूज करूंगा वो वही करूंगा जो उन्होंने वेलोसिटी का किया हुआ था, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सबको समझ चुके होंगे। अगर आपको कहीं पर भी इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज थी रिव्यू, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। अब बारी है इसके क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसके अंदर है एमसीक्यूज। हम उन एमसीक्यूज को स्टडी कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एमसीक्यूज है। जवाब इसके मैंने पहले लगा लिया, आप
खुद भी लगा सकते हैं, आपको पता है बुक के पीछे इनके आंसर दिए हुए हैं। तो मकसद आपको जवाब बताना नहीं है, मकसद आपको जवाब समझाना है कि इसका ये जो आंसर लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है। तो पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। वो लिखा हुआ जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। कि कोऑर्डिनेट प्लेन कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन को। तो देखें ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो 1 2 3 और 4 चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ऑप्शन 4 आ गया। नेक्स्ट है कि P4 और -4 लाइज इन, ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। देखिए एक्स हमारे पास नेगेटिव है, एक्स बल्कि पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो वो हमारे पास देखिए एक्स पॉजिटिव यहाँ पे होता है और वाई नेगेटिव नीचे वाली साइड पे होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट बना। तो नहीं, बल्कि एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव इस साइड पे होता है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ इस तरीके से। इस साइड पे होता है हमारे पास एक्स पॉजिटिव और नीचे की तरफ हमारे पास वाई होता है नेगेटिव। तो ये फिर मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ बन गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 बनेगा। आगे आता है थर्ड में, वो कहता है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। कैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। सिंपल, ऑप्शन सी आ गया। 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए साइडों पे सीधी लाइन है तो मतलब कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का स्केयर लेना पड़ता है। तो 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4 है तो 4 का भी स्केयर आ जाएगा। फर्दर आप देखें तो 3 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, दोनों को जमा करेंगे तो 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन 5 वाला सी आ गया हमारे पास। आगे वो कहता है इफ अगर ए बराबर हो लैम्डा बी के, तो ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए किसी वेक्टर के साथ तो सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज करता है। मतलब अगर एक वेक्टर ए है ये और इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दे तो वो नंबर लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो लिहाजा ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल। डायरेक्शन भी तब चेंज होती जब ये माइनस में होता, फिर भी ये पैरेलल तो रहने थे। तो ऑप्शन आ गया आपके पास बी। आगे वो कहता है इफ ओ ए के बराबर है, ओ बी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगा। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, आपको बताया हुआ है कि ए बी का मतलब क्या होता है कि आपने बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। ठीक है, तो बी में से किसको माइनस करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स को। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये जो ए बी लिखा हुआ है ना, बी माइनस ए, इस तरीके से। ठीक है, बाद जो यहाँ पे होता है ना बाद वाला, बेसिकली उसमें से पहले वाले को माइनस करते हो। तो यहाँ पर बी है, बी में से ए को माइनस करेंगे तो उसके मुताबिक फिर बी माइनस ए आ गया। तो ऑप्शन ए आ गया हमारे पास। आ गया जी ट्रांसलेशन वेक्टर शोज दैट। ट्रांसलेशन वेक्टर ये बताता है कि आपकी जो भी तस्वीर है या जो भी ग्राफ है वो कितना मूव किया है। रोटेशन को नहीं बताता कि वो रोटेट कितना किया, ये चीज नहीं बताता। बस आपके पास मान लीजिए ये ग्राफ था, आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए बस। तो ये जो वेक्टर है ये आपको ट्रांसलेशन वेक्टर इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बस यही बता रहा है कि आपका ग्राफ कितना मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह कितना उसने कदम मूव किया, बस ये बताता है। तो ये मूवमेंट बताता है ट्रांसलेशन वेक्टर बस। आगे वो कहता है सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, वेक्टर, वेक्टर को जमा करके वेक्टर ही आता है। तो ऑप्शन बी हो गया। आगे वो कहते हैं दी पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि ओरिजिन से, ओरिजिन में सारे पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर भी कैसे बनेगा, पी का ओ पी बनेगा। और ये कैसे आएगा, आप पी के कोऑर्डिनेट्स में ओ को माइनस कर दो। अब पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो 3 में से माइनस कर दो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट, वो 0 था, साथ में आ गया आई। प्लस पी का जो था वाई कोऑर्डिनेट वो -2 था, इसमें से आप माइनस कर दें इसका ओ का वाई कोऑर्डिनेट 0, साथ में आ जाएगा जी क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट माइनस हुआ है। तो 3 - 0 3 आ जाएगा, 3 आई, और इनको माइनस करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। तो -3 और -2, तो ऑप्शन बी आ गया। तो सिंपल, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इटसेल्फ वो खुद ही होता है, मतलब उसी के ही कोऑर्डिनेट्स को आप आई और जे की फॉर्म में लिख दें तो ये उसका आपके सामने आ जाएगा पोजीशन वेक्टर।
चले नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट टू द ओरिजिन, इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ क्या वेक्टर होगा। अब ऊपर हमने बात की थी पोजीशन वेक्टर की, वो ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होता है। अब वो उल्टी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ओरिजिन से पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आप जाएं। आप क्या करें, पॉइंट से ओरिजिन की तरफ जाएं, उल्टी डायरेक्शन में जाएं। तो कर लेते हैं इसको फाइंड। तो ये फिर कैसे होगा हमारे पास, इसको हम यूं लिखेंगे पी ओ, ठीक है। पॉइंट पी से कहाँ जा रहे हैं, ओ की तरफ, तो पी ओ बन गया मेरे पास वेक्टर। अब ये आएगा कैसे, अब आपने ओ के एक्स में से पी को माइनस करना है। अब ओ होता है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0, और पी उसने दिया हुआ है 3 और 4। तो ओ के एक्स में से पी का एक्स माइनस करना है। ओ का एक्स 0 है, माइनस पी का जो एक्स है वो 3 है, प्लस साथ में आइए आ जाएगा ओ का जो ओ का जो वाई है वो 0 है, और इसमें से माइनस करूंगा पी का वाई, वो 4 था। अब इनको माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 3i, और इनको माइनस करेंगे तो माइनस के 4j बचेगा। तो -3i माइनस के 4j, तो आप ऑप्शन सी आ गया। और वैसे भी देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट होने से सिर्फ अलामत ही बदलती है, तो इनकी अलामत ही बदलनी थी, शॉर्टकट में आप यूं ज़हन में रख लें। तो इस तरीके से आपके सारे एमसीक्यूज भी कवर हो गए। उम्मीद है कि आपको एमसीक्यू समझ आ चुके होंगे। कहीं पर भी इशू आता है ज़रूर कमेंट करें, और ये सारे नोट्स हासिल करने के लिए आपने इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट को ज़रूर देख लेना है। जैसे ही ये नोट्स बन जाएंगे हम फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।